नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा, स्टोरी ऑफ अ फेक गुरु डीबंकिंग। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था और कुछ लोगों ने मुझे शेयर भी किया था कि आप इस वीडियो को एक्सपोज कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है। मैंने किन्हीं कारणों की वजह से ये वीडियो अभी तक एक्सपोज नहीं किया था, बट अब मुझे लगता है टाइम आ गया है, तो ये वीडियो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ या डिबंक कर रहा हूँ। इस वीडियो को हर एक पॉइंट को मैं डिबंक करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंसेस। और आप उन रेफरेंसेस को अपने तरफ से या अपने आप भी जाकर देख सकते हैं। मैं सारी की सारी जानकारी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो जो 40 मिनट का वीडियो लगभग उन्होंने बनाया है, उस वीडियो को डीबंक करने के लिए मुझको कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे, अगर मैं एक एक आर्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ प्रूफ के साथ रखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें उन्होंने उस वीडियो में कही है, और अगर एक एक बात को अगर आपको डिबंक करना पड़ेगा तो लगभग 3 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी। और मैं ऐसा पहले ट्राई कर चुका हूँ, बट यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वीडियो अपने मैं केवल और केवल अपने आप को स्क्रीन के सामने रखूँगा। और कुछ चीज़ें आपको जो पढ़ने लायक होंगी आपके लिए, जो जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी की सारी उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगा। अगर मैं किसी बुक की बात कर रहा था, उस बुक का पेज नंबर और जो भी पैराग्राफ भी अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये वीडियो की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि कुछ जो साधु संत होते हैं वो गुस्सा नहीं करते हैं, पर ये डिबंकिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर एक बहुत बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत ही बड़ा सर्कल है, उसके उसके डायमीटर, उसके जो सरकमफ्रेंस है, उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप देखोगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। और अगर इसका एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँ आपको, हमारी जो अर्थ है, अर्थ में हम चलते हैं, हमें लगता है कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि अर्थ का डायमीटर भी अगर आप देखोगे या रेडियस देखोगे, ये 6400 किलोमीटर है, बहुत बहुत बड़ा डायमीटर। और हम उस डायमीटर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो साइज़ है वो बहुत नेग्लिजिबल है। जब हम अर्थ पे चलते हैं, हमें लगता है अर्थ फ्लैट है। जैसा कि दुनिया में पहले लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लोगों को तब जाके पता चला कि अर्थ एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है या फिर स्फेरिकल है सिंपली शेप में। जब वो स्पेस में गए और स्पेस से फिर वो फोटो खींच के, या स्पेस से लोगों ने जाकर देखा कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है। ओके, तो बहुत बड़े सर्कल का अगर आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाए, आपको लगेगा वो स्ट्रेट लाइन है। इसी प्रकार से अगर मैं बहुत बहुत बड़ी एक कहानी का एक छोटा सा भाग आपके सामने रखूंगा, आपको लगेगा कि उस कहानी का जो किरदार है, जो व्यक्ति है, जो मेन किरदार है, वो कल्प्रिट है। जैसे अगर एक फिल्म चल रही है, उसमें एक बहुत छोटा सीन मैं आपको दिखाऊं कि एक ताकतवर आदमी ने एक कमजोर आदमी को थप्पड़ मार दिया, तो इस समय पर आप क्या जज करोगे कि ये आदमी ताकतवर था, इसने इसको थप्पड़ मार दिया, बहुत बुरा करा उसके साथ, वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा, हम तुरंत जजमेंट देख देंगे। जबकि हमारे सामने 5 या 6 सेकंड का एक वीडियो आया है, उसको देख के हमने जजमेंट दे दिया, उसके आगे और पीछे की कहानी हमको नहीं मालूम है। सो इतनी जल्दी से जजमेंट देना या इतनी जल्दी से जज करना किसी को, पहले हमें बंद कर देना चाहिए। जब तक हमने पूरी रिसर्च नहीं करी, तब तक हम लोगों को किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी वीडियो देख के कंक्लूजन पे आ रहे थे, तो इसका मतलब जिसने वीडियो बनाई है उसका मकसद पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं वो वाली वीडियो के कमेंट्स में देख रहा था, बहुत सारे अधिकतर लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं, क्योंकि उनके सामने एक कहानी का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है। कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू डिबंक दैट वीडियो। जो पहला पार्ट है उस वीडियो का, उसमें वो कहते हैं कि साधु संत बड़े विनम्र लोग होते हैं, और फिर उसमें दिखाया है कि सदगुरु गुस्सा कर रहे हैं किसी बीबीसी रिपोर्टर के ऊपर। और वो जो बीबीसी रिपोर्टर है, वो काफ़ी लंबे समय से सदगुरु का इंटरव्यू ले रहा था, और वो एक ही बात बार बार जाकर सदगुरु को बोल रहा था कि लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है, बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आपका जो आश्रम है वो
बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, बना दिया, और जो ज़मीन है वो अवैध है, कुछ ऐसे ऐसे आरोप उनके ऊपर ऑलरेडी लगते हुए आए हैं। जबकि ईशा की साइट पर आप जाओगे तो क्लियरली सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जहाँ से भी परमिशन लेनी थी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उस जगह अवेलेबल है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये जो बीबीसी रिपोर्टर है ये बार बार सदगुरु को बोल रहा होता है एक ही बात। तो जब स्टार्टिंग में आप इग्नोर करोगे या बात चेंज करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब बार बार वो व्यक्ति एक ही चीज़ बोले जा रहा है, उस चीज़ से हट नहीं रहा है, तो इस सदगुरु को लास्ट में उसको बोलना पड़ा कि आप कैमरा शट कर दो, यू आर टॉकिंग सिंपली नॉनसेंस, प्लीज़ डोंट टॉक। सदगुरु ने प्लीज़ भी बोला इस वाली वीडियो में। और लेकिन इस वीडियो का एक बहुत छोटा सा क्लिप आपको दिखाया गया है। इसका जो पूरा पूरा वीडियो है वो स्ट्रिंग का खुद का एक चैनल है सदगुरु एंड करके, उसमें उन्होंने ये पूरा वीडियो डाला था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 से 4 मिनट का वो वीडियो है। और फिर इस वीडियो को जैसे वो आगे बढ़ाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि सदगुरु महंगी महंगी बाइक में चल रहे हैं, महंगी महंगी कार में चल रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं। सो महंगी बाइक वहाँ पर दिखाई गई है, वो महंगी बाइक बताओ कौन सी है? BMW ने सदगुरु को वो गिफ्ट दी थी जब सदगुरु 100 दिन के सेव सॉइल मिशन पर जा रहे थे। उस मिशन के दौरान सदगुरु ने 100 दिन में लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करी अपनी बाइक में, और वो भी 26 से 27 कंट्रीज़ में जाकर। और मैं भी एक इवेंट को अटेंड करने गया था, वहाँ पर लगभग 15-20 हज़ार लोग आए होंगे। सो सदगुरु बता रहे थे कि लगभग 26 से 27 कंट्री में जब वो गए तो लगभग 750 से ऊपर उन्होंने इवेंट अटेंड करे हैं, और हर इवेंट में मेन स्पीकर वो थे। और एक दिन ऐसा भी था जब मैं पढ़ रहा था, सदगुरु ने लगातार 18 घंटे बाइक चलाई है। किसके लिए? फॉर सेविंग सॉइल। दिस इज द रियल साधु। ओके, वट स्पिरिचुअल बीइंग्स डू इज फॉर फॉर द वेलबींग ऑफ अदर पीपल। सेव सॉइल आज की डेट में इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बना है, किसकी वजह से? सदगुरु की वजह से। सदगुरु की वजह से बना है। और हर देश के जो लोग हैं, हर देश के जितने भी जिन देशों में वो गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने उन देशों के लिए सॉइल को किस तरीके से आप बचा सकते हैं उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, अभी भी बना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और रही बात एयरप्लेन उड़ाने की, तो हर कोई साधु जो है वो एयरप्लेन उड़ा नहीं सकता। एयरप्लेन और जो फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ाया है, जो भी प्लेन उन्होंने उड़ाया है, उसको उड़ाने के लिए पहली बात आपको स्किल्स चाहिए। वो स्किल जब तक आपके पास नहीं होगी आप नहीं उड़ा सकते हो। और जो महंगी कार दिखाई है ना, वो F1 रेसिंग कार है। और F1 रेसिंग कार चलाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, और हर कोई दूसरा गुरु ये काम नहीं कर रहा है। और पहली बात ये है कि आज की डेट में आज का ज़माना बाइक का है, कार का है, घड़ी पहनने का है, जो भी चीज़ें करने का है वो करेंगे। अगर आपको पब्लिकली रहना है तो पब्लिक में रह के सारी की सारी चीज़ें पहननी पड़ेंगी, इन सारी चीज़ों में मूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज की डेट में हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास वाहन नहीं है तो हम पैदल चलेंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसको यूज़ करोगे। एयरप्लेन अगर आप उड़ा सकते हो तो आप उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करोगे। बाइक आप चला सकते हो, कार आप चला सकते हो, आपकी मर्जी है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना भाई, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। ओके, सो ये तो खैर रही इंट्रोडक्शन वाली बात। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस वीडियो का, उसमें वो कहते हैं कि हम सदगुरु के बिजनेस या सदगुरु बहुत सारा पैसा कमाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सदगुरु की एनलाइटनमेंट स्टोरी से। और जब ये स्टार्ट होता है, ये वीडियो ये स्टार्ट करते हैं वो, तो सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग बुक का रेफरेंस लेते हैं, और वहाँ पर से बताते हैं कि सदगुरु एक दिन पहाड़ी पर गए और फिर वो एनलाइटन हो गए। जो इनर इंजीनियरिंग वाली बुक है उसका नाम है इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय। अगर सदगुरु एनलाइटनमेंट बेच रहे होते या एनलाइटनमेंट की बात कर रहे होते तो उस किताब का नाम होता इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू एनलाइटनमेंट। जितने भी पेज उस वीडियो में दिखाए गए हैं, उस किसी भी पेज में एनलाइटनमेंट नामक एक शब्द भी नहीं है जो सदगुरु की बुक से उन्होंने उठाए हैं। जो व्यक्ति अपनी किताब में एनलाइटनमेंट नामक शब्द यूज़ नहीं कर रहा है, वो क्या आपको एनलाइटनमेंट
बेचेगा। और इन्होंने एक बात और कही थी वीडियो में कि सदगुरु का जो मेन प्रोडक्ट है वो योगा है, योगा लोगों को बेच रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी वीडियो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसको उसी प्रकार से हम डिबंक करने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला पार्ट है इस वीडियो का जिसको मैं डिबंक कर रहा हूँ, उसमें वो सदगुरु के एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं और उनके एनलाइटनमेंट स्टोरी की बात चल रही है। और फिर लास्ट में उस वीडियो जो पहला पार्ट है उस पार्ट में बता रहे हैं कि सदगुरु की जो वाइफ थी विजी माँ, सदगुरु ने उनका मर्डर किया है। और अकॉर्डिंग टू सदगुरु की वाइफ विजी माँ ने महासमाधि ली थी। इसको भी अभी हम डिबंक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने बोला है कि जो विजी माँ के पिताश्री थे उन्होंने सदगुरु के खिलाफ़ एक पुलिस रिपोर्ट, एक एफआईआर करवाई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि सदगुरु ने उनके बिना पहुँचे ही उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। ये जो पुलिस एफआईआर वाली बात है, ये ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने के बाद जब क्रीमेशन हो चुका था, 6 महीने के बाद उनके पिताश्री ने ये एफआईआर दर्ज करवाई। 6 महीने के बाद अगर उनको कोई डाउट है, कुछ था, तो पहली बात ये है कि उसी दिन ही उनको एफआईआर करवा देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बोला जाता है कि उनके पिता के आने से पहले ही माँ विजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सदगुरु ने जब माँ विजी ने महासमाधि ली थी तो उनके परिवार को ये कॉल करके बता दिया गया था कि हम 6 बजे इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। 6 बजे से पहले अगर आप लोग आ जाते तो आप उसका भाग रहेंगे। उस समय पर ऐसा सदगुरु बताते हैं कि लगभग 2000 लोग उस अंतिम संस्कार को अटेंड कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोगों का अगर मैं नाम लूँ तो माँ गंभीरी उनमें से एक है, जो आज की डेट में अगर आप देखोगे माँ गंभीरी हमेशा सदगुरु के साथ रहती हैं अगर आप कहना चाहो तो पर्सनल असिस्टेंट की तरह, जो उनकी मीटिंग्स वगैरह का रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं। और जिस डायरी में इससे पहले माँ गंभीरी से पहले विजी माँ ये सारी चीज़ों का हिसाब रखती थी कि कब कहाँ पर मीटिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस दिन माँ विजी ने महासमाधि ली थी उस दिन सुबह ही उन्होंने वो डायरी माँ गंभीरी को दी थी, ऐसा माँ गंभीरी अपने इंटरव्यू में बताती हैं। और वो कहती हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं था, कि उनको विजी माँ के ग्रैंड प्लान का कोई आइडिया नहीं था कि वो महासमाधि लेने वाली है। इसके ऊपर भी जो पूरा वीडियो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ जाकर ज़रूर वो वीडियो देखिएगा अगर आप सही में कुछ जानना चाहते हैं, अदरवाइज़ लोग बेवकूफ़ बना के चल देंगे। और एक पूरी वीडियो इसी पे है कि सदगुरु की वाइफ का सही में मर्डर हुआ था या उन्होंने महासमाधि ली थी। उस वीडियो में क्लियरली बताया गया है कि ये 6 महीने के बाद ऐसा करा गया है, और 6 महीने के बाद जो वेस्टेड ग्रुप्स होंगे जो सदगुरु के अगेंस्ट होंगे, उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें उनके पिताश्री के थ्रू करवाई हो, ऐसा उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये सोचने की बात है कि 6 महीने के बाद ही क्यों रिपोर्ट कराया गया, अगले दिन ही क्यों नहीं, या 10-15 दिन के अंदर ही क्यों नहीं, अगर डाउट था तो। ओके, और ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि शिवा सदगुरु ही आदि योगी है या फिर सदगुरु ही शून्य है, और वो शून्य से जुड़ गए और उसके बाद उन्हें सारी की सारी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है उनके अंदर समा गई। और फिर एक छोटा सा वीडियो दिखा दिया गया जिसके अंदर सदगुरु कह रहे हैं, इफ़ इट कम्स टू बेसिक लाइफ या फंडामेंटल लाइफ, वट आई विल से विल हैपन। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बेसिक लाइफ, फंडामेंटल लाइफ, how this body will function or how the life will function, he is talking about that। लेकिन लोगों ने उसको कुछ अलग ही बता दिया कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है या किस तरीके से दुनिया में फ़िलॉसफी चल रही है या डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सारी की सारी नॉलेज सदगुरु के पास आ गई। नो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और जिस वीडियो का वो क्लिप दिखाया गया है वो पूरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका नाम है विद द वन हु नोज़। ये वीडियो अगर पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो आपने देख ली तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि व्हाट ही इज़ एंड हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस। ओके।
सो इसके बाद उसी पार्ट में, पहले पार्ट में ये भी बताया गया है कि सदगुरु जो है, ये सदगुरु जो है वो ध्यान लिंगम नामक एक प्रोजेक्ट, सुनीरा एक ऋषि थे, उनके प्रोजेक्ट का पार्ट थे। और ये इस वीडियो में आपको बोला गया है कि 15,000 पुराना है प्रोजेक्ट, 14,000 या 15,000 ईयर पुराना प्रोजेक्ट था। सदगुरु बताते हैं कि उन्होंने जब रिसर्च करी तो अकॉर्डिंग टू दी सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो मेकअप है, उसको देखने के बाद ये बताया जा सकता था कि जिस समय शिवा का टाइम था वो आज से 60 से 70,000 पुराने हैं। आदि योगी 60 से 70,000 साल पुराने हैं। लेकिन सदगुरु बोलते हैं कि आज की डेट में अगर मैं ऐसा कहूँगा कि आदि योगी 70,000 साल पुराने हैं तो लोग मेरी बात को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे। और शिव शिव की शिव की प्रतिमा छपी हुई एक सिक्के में है जो लगभग 12,500 साल पुराना है। तो 12,500 साल पुराने सबूत हैं कि शिवा एग्जिस्ट करते थे। तो सदगुरु कहते हैं कि इसीलिए मैंने 15,000 ईयर्स बोलना शुरू कर दिया। और जो सुनीरा नामक ऋषि थे, वो सुनीरा नामक ऋषि जस्ट जो सप्त ऋषि है उनकी अगली जनरेशन में थे। और उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं भी एक ऐसा बीइंग क्रिएट करूं जो दुनिया में शिव की तरह जाकर जो योगा है उसको वो फैलाए। लेकिन वो अपने मिशन में कंप्लीट नहीं हो पाते और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी करी है। ठीक है। और ये 15,000 साल पुराना नहीं है, ये 40,000 साल पुराना है अकॉर्डिंग टू सदगुरु। ओके। इसके बाद बहुत सारी बातें बोली जाती है कि जब सदगुरु श्री ब्रह्मा फेल हो जाते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को किस कोख में पैदा होना है जब वो अगली बार आएंगे। और इसमें ये बताया जाता है कि केवल 2 लोगों के बारे में ही सदगुरु डिसाइड करते हैं, जिनमें से एक है माँ भारती और दूसरी है विजी माँ। ओके। लेकिन 2 लोगों का डिसाइड नहीं करते हैं, 20 से 30 लोगों की हेर फेर में डिसाइड किया जाता है। और कई सारे ऐसे ब्रह्मचरीज हैं जिनको जो उसी एरिया के इर्द गिर्द रहते थे जहाँ पर आश्रम बना हुआ है, और उनको उस समय ही बुलाया गया जब उनकी ज़रूरत थी। कई आर्टिकल ऐसे हैं जो पुराने पुराने ब्रह्मचारीज जिन्होंने ध्यान लिंगम में पार्ट लिया था, उनके अगर आप इंटरव्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 3 बोल सकते हैं, पर लगातार इतने सारे व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं क्या। और मैं तो खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों से वहाँ जाकर मिला हूँ, आश्रम गया हूँ और ब्रह्मचरी से भी मैं मिला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियोस बना रहा हूँ। और मैं इस फेवर में हूँ, उनके फेवर में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी किताबें मैंने सदगुरु की पढ़ी हैं। आज से लगभग 5 साल होने वाले हैं जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला वाला पार्ट चलेगा कि डाउट इन एनलाइटनमेंट, इसमें बात होगी ओशो की। और ये कहा जाएगा कि सदगुरु ने ओशो को कॉपी किया। ओशो एक बहुत बड़े फेमस स्पिरिचुअल गुरु थे और फिर सदगुरु ने उनकी सारी की सारी चीज़ें, किताबें पढ़ी और उनको पूरा एनालाइज करा कि किस तरीके से मैं जो गलतियाँ ओशो ने करी हैं वो गलतियाँ मैं ना करूं और मैं एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊं, ताकि मैं लाखों करोड़ों में खेलूं। तो ये लाखों करोड़ों में खेलने वाला है। फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की अगर मैं बात करूं तो सदगुरु जब 25 साल की एज में थे, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ था चामुंडी हिल पे, उससे पहले वो उनके 5-6 बिजनेस चल रहे थे और वो बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा रहे थे। बट व्हेन ही हैड दैट एक्सपीरियंस ही लेफ्ट हिज बिजनेस व्हेन हिज बिजनेस वाज एट पीक। ओके। उसके बाद वो फार्मिंग में उतरे थे, उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे जो उनके ध्यान लिंगम का जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ उन्होंने अपने आप को अपना काम करना स्टार्ट करा धीरे धीरे से। और 25 साल के बाद 42 साल में जाके ध्यान लिंगम कंप्लीट हुआ। 17 साल
17 साल उनको लगे ध्यान लिंगम को पूरा करने के लिए। 3 साल उसको कॉन्सिक्रेट करने में, या 3 साल ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ी भी जानकारी अगर लेनी है तो कहीं पर अगर कोई मंदिर बन रहा हो वहाँ पर आप जाइएगा। जो पंडित जी होंगे या जो भी पुजारी वगैरह होंगे वो लोग मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज कर रहे होंगे जिस भी मूर्ति को वहाँ पे स्थापित कर रहे होंगे। लेकिन आप दो तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, या तो मंत्र की वजह से मदद से या फिर खुद की लाइफ एनर्जी से। और खुद की लाइफ एनर्जी से वही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है जिसकी अपनी लाइफ एनर्जीज के ऊपर मास्टरी हो। और सातों चक्रास को अगर आपने कॉन्सिक्रेट करना है, सातों चक्र अगर आपको एस्टेब्लिश करने हैं, तो इसका मतलब आपकी मास्टरी आपकी एनर्जी बॉडी के ऊपर टोटल होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। ये बताया जाता है, सद्गुरु बताते हैं कि जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा फेल हुए थे ध्यान लिंगम को क्रिएट करने में, तो सबसे पहला शक अपने ऊपर जाता है कि मैं फेल क्यों हुआ। तो उन्होंने ये चेक करने के लिए कि मैं फेल, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तो उन्होंने जो चामुंडी हिल है वहाँ, सॉरी चामुंडी हिल नॉट, वेलियंगिरी हिल्स जो है, वेलियंगिरी हिल्स में जाकर अपनी बॉडी सातों चक्रास के थ्रू लीव करी थी, सातों चक्रास के थ्रू लीव करी थी। और जो भी लोग वहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि वहाँ की जो एनर्जीज़ है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, बहुत 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 ज़बरदस्त लेवल ऑफ एनर्जी है वहाँ पर। मुझको भी जाना है। शिवांगा साधना जब होती है तो फिर शिवांगा साधना का जब कल्मिनेशन होता है तो लोग 7th हिल पर ही जाते हैं। वेलियंगिरी माउंटेन्स का जो 7th हिल है वहाँ पर लोग जाते हैं। ओके, देन दे विल टॉक अबाउट ओशो एंड सद्गुरु। ओशो को किस तरीके से सद्गुरु ने कॉपी किया और धीरे धीरे अपना जो बिज़नेस है उसको फैलाया। और सद्गुरु ऐसा बताते हैं कि सद्गुरु ने 12 या 13 साल की उम्र से ही हठ योगा की प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वो सब ये सद्गुरु ये केवल झूठ बोलते हैं। सद्गुरु ने पहली बार योगा सीखा ऋषि प्रभाकर से, जो सिद्ध समाधि योगा सिखाते थे। और अभी हम ऋषि प्रभाकर के बारे में भी बात कर लेंगे। सद्गुरु के जो हठ योग, सद्गुरु बोलते हैं कि मेरे टीचर थे हठ योगा टीचर, जिन्होंने इस लाइफ में मुझको हठ योगा में इनिशिएट करवाया था या हठ योगा की मुझे दीक्षा दी थी, जिनका नाम है मलदि हली स्वामी। मलदि हली स्वामी ने सद्गुरु को हठ योगा सिखाया था और वो 12 साल की एज से लगभग वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और हठ योगा की प्रैक्टिसेस की मैं ख़ास बात आपको बता दूं कि जो हठ योगा है, हठ योगा आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है हायर लेवल ऑफ एनर्जीज़ के लिए या फिर हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के लिए। मैं खुद हठ योगा की प्रैक्टिसेस करता हूँ, जिसमें से योगासना, अंग वर्धना, भूत शुद्धि, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ। और मैं लगभग मेरा मैक्सिमम सिटिंग टाइम है, अगर आप उसे मेडिटेशन कहना चाहिए, सिंपली विद आइज क्लोज्ड आई हैव सेट फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली, विदाउट लाइक कि आँख खोल के देख रहा हूँ या कुछ ऐसा मुझे परेशानी हो रही है बैठने में। नो, सिंपल अगर बैठ गए जस्ट लाइक दिस, आई हैव सेट फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली। एंड मैं जब ध्यान लिंगम टेम्पल भी गया था तो मैं वहाँ पे भी 2.5 घंटे बैठा था। इसकी अलग कहानी है, आई विल कंटिन्यू इट। मलदि हली स्वामी ने सद्गुरु को इनिशिएट किया था हठ योगा में, और वहाँ से फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और सद्गुरु कहते हैं कि जो मेरा 12 या 13 साल का जो सफ़र रहा था हठ योगा प्रैक्टिसेस का, उसकी वजह से मेरी बॉडी रेडी हुई थी, ताकि जिस समय पर मुझे एक्सपीरियंस, जब उनको 25 साल की उम्र में वो एक्सपीरियंस हुआ तो उसके लिए उनकी बॉडी रेडी थी। वरना बहुत सारे लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उनके साथ हुआ क्या। योर बॉडी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपकी बॉडी अगर इतनी हाई लेवल ऑफ एनर्जीज आपके अंदर राइज करेंगे तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर नहीं है तो आपकी बॉडी ब्रेक भी हो सकती है। हठ योगा वो आप बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी जो बात आती है ऋषि प्रभाकर वाली, ऋषि प्रभाकर के साथ सद्गुरु की एक फ़ोटो है, 1 या 2 फोटो है, और जिसमें ऋषि प्रभाकर के बगल में सद्गुरु खड़े हैं। और ये बोला जाता है कि सद्गुरु ने ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखा, और ऋषि प्रभाकर ने सद्गुरु को कहा था कि आप कोयम्बटूर में जाके सिद्ध समाधि योगा लोगों को सिखाओ। लेकिन सद्गुरु ने अपना आश्रम बना दिया और सिद्ध समाधि नाम योगा हटा के ईशा योगा के नाम से उसे बेचने लगे। ऐसा तो इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पहले
ईशा योगा प्रैक्टिसेस, ईशा एस्टेब्लिश होने से पहले जो प्रैक्टिसेस थी वो सिद्ध समाधि योगा नाम से ही दी जाती थी। मैं इस समय पर 0 इंटेंसिव प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ और मैं वहाँ पर जो हमें वीडियोस दिखाए गए थे वहाँ पर सद्गुरु सिद्ध समाधि योगा की ही बात कर रहे थे। और सद्गुरु ये कहते हैं, आप बात समझना, सद्गुरु ने अपनी बुक में कहा है सद्गुरु मोर देन अ लाइफ कि वो बहुत सारे लोगों के पास गए, योगा के जो मेथड्स हैं या कुछ टेक्निक्स सीखने के लिए लोगों के पास गए, ताकि जो अपने अंदर फील कर रहे थे वो लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं बहुत सारी जगह गया, बहुत सारी जगह गया, लेकिन जितने भी लोगों के पास मैं गया उनके पास वो डेप्थ नहीं थी, उनके पास वो डेप्थ नहीं थी जो जो मैं अपने अंदर फील कर पा रहा था। ठीक है, तो अब उनके पास वो डेप्थ नहीं थी। अब ध्यान देना कि अगर हम अभी ऋषि प्रभाकर की बात कर रहे हैं तो ऋषि प्रभाकर का नाम आपने केवल उस वीडियो में सुना होगा, कहीं और नहीं सुना। अगर ऋषि प्रभाकर इतने हाई लेवल के थे, इतने हाई लेवल के बीइंग थे, तो पहली बात आपने उनका नाम क्यों नहीं सुना। और अगर उनके पास इस लेवल की डेप्थ थी, सदगुरु के बराबर की लेवल की डेप्थ थी, तो वाई ही इज़ नॉट इन इन द पिक्चर। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वाई सदगुरु हैज़ बिकम दिस बिग, क्योंकि ही हैज़ दैट क्लैरिटी एंड डेप्थ इन वट एवर ही स्पीक्स। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सदगुरु ने जो ईशा योगा सेंटर है वो कोयम्बटूर में एस्टेब्लिश करा अपना जो भी योगा है, किसके कहने पर, ऋषि प्रभाकर के। ऋषि प्रभाकर ने सदगुरु को कहा था कि कोयम्बटूर में जाके आप योगा सिखाओ, सिद्ध समाधि योगा नाम से। भाई जब एक टीचर योगा सिखाता है ना, तो वो एक जगह नहीं सिखाता है, वो जगह जगह जाके घूम के सिखाता है। और ऋषि प्रभाकर की अगर आप बात करोगे तो सिद्ध समाधि योगा में मैंने सुना है भाव संयमा करके कुछ होता है, या फिर भाव समाधि करके एक चीज़ होती है, और कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सदगुरु कॉपी करते हैं किनको, ऋषि प्रभाकर को। अगर लिटरली कि अगर आप इनके कोर्सेज देखोगे ना, हठ योगा इतने लार्ज स्केल पे, जितने लार्ज स्केल पर ईशा फाउंडेशन लोगों तक पहुंचा रही है, दूसरी कोई भी फाउंडेशन इतनी डेप्थ के साथ नहीं पहुंचा। आपने कभी ये सुना है कि आप एक योगासना करते हुए एक्सटैटिक स्टेट में जा सकते हो, एक आसन करते हुए आप एक्सटैटिक स्टेट में जा सकते हो? मैं गया हूँ, मैंने फील किया है। केवल सदगुरु को मैंने किसी पर्टिकुलर वीडियो में बोलते हुए सुना था कि आप योगासन करते करते एक्सटैटिक स्टेट्स में जा सकते हो, एंड आई हैव फेल्ट दैट। एक बार 14-15 दिन हुए थे मुझे योगासना सीखे हुए, और मैं सुबह खाना खा रहा था, खाना बना के खाना खाने के लिए बैठा ही था। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और मैंने खाना भी लगभग आँख बंद करके खाया, और आई स्टैट देयर फॉर 45 मिनट्स। आई वॉज इन ए टोटली लाइक, आप क्या कहोगे, ब्लिस कहोगे, एक्सटेसी तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, बट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है, सो दिस स्टेट्स कैन बी अचीव्ड। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आई हैव डन एवरी काइंड ऑफ वट द इंटॉक्सिकेंट्स यू कैन से। ठीक है, बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट ये वाले भी और ये वाले भी मैंने लिए हैं, लेकिन जो मज़ा ये चीज़ें करने से आता है वो मज़ा उन चीज़ों में नहीं है। योगासनास विल टेक यू टू दी अनदर लेवल। ठीक है, अगर आप ईशा के प्रोग्राम्स भी देखोगे और ऋषि प्रभाकर के द्वारा जो सिद्ध समाधि योगा दिया जाता है उनके प्रोग्राम्स का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सदगुरु ने क्या सही में उनसे सीखा था। ठीक है, यहाँ पर दिया जाता है इनर इंजीनियरिंग ईशा क्रिया, इनर इंजीनियरिंग हठ योगा, शून्य, भाव स्पंदना, संयमा, ये मेजर है। माइनर की तो आप बात ही नहीं कर ही नहीं सकते। और अगर ऋषि प्रभाकर इतने खतरनाक थे, इतने ही खतरनाक थे, उन्होंने ध्यान लिंगम क्यों नहीं बनाया, या उनके कोई ऐसा स्पेस क्रिएटेड है जैसे स्पेसेस सदगुरु क्रिएट कर रहे, ध्यान लिंगम, लिंग भैरवी देवी, आदि योगी अलायम, योगेश्वरी लिंगा, और नेपाल में भी अभी लिंग भैरवी देवी का कॉन्सिग्रेशन किया गया है। इसी तरीके से जो आपका बेंगलोर का आश्रम है वहाँ पर नाग प्रतिष्ठा करी गई है, नाग प्रतिष्ठा में मैंने पार्ट लिया था। इसी तरीके से वहाँ पर एक और शिवलिंगम एस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है योगेश्वर लिंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इतने सारे कॉन्सिक्रेशन नामक शब्द तो मैंने केवल सदगुरु से सुना। और श्री की मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कॉन्सिक्रेशन नाम का एक वर्ड यूज़ किया था।
अदरवाइज़ मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। और एक बार ओम स्वामी की एक बुक पढ़ा था, वहाँ पर मैंने कॉन्सिक्रेशन नाम का वर्ड सुना था, पढ़ा था। सो कॉन्सिक्रेशन नामक शब्द ही यहाँ फेमस हुआ है। किसी और गुरु को आप बोलते हुए नहीं सुनोगे कि कॉन्सिक्रेशन कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन करने के लिए यू हैव टू बी मास्टरी ओवर योर और एनर्जी सिस्टम। ओके, सो इसके बाद हम अब बात करते हैं कि सद्गुरु ने ओशो को कॉपी किया। ओके, और उसमें आपको क्या कहा जाएगा, 2-4 कहानियाँ दिखा देंगे और बोलेंगे कि जो बात ओशो ने कही वही बात सद्गुरु ने कही। और इससे ये पता चलता है कि ओशो ने सद्गुरु को कॉपी किया। मैं हूँ, मेरा दोस्त है, दोनों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी नहीं बोलूँगा, केवल लॉज ऑफ मोशन पढ़े। मेरा दोस्त मेरे से पहले पैदा हुआ होगा या मेरे से बड़ा है कोई, उसने मेरे से पहले आके बोल दिया और फिर मैंने आके बोल दिया। अब आप ये कहोगे कि मैंने उससे कॉपी किया है। या फिर मेरे से पहले किसी ने आम खाया होगा, वो कहेगा कि आम मीठा होता है, मैंने भी आके बोल दिया कि भाई आम मीठा होता है खाने के बाद। अब ये बोलोगी कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं तो आम का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ जो मैंने फील किया, जो किसी ने फील किया होगा, जो स्टोरी हो सकता है कि 2 व्यक्तियों ने स्टोरी सेम जगह से पढ़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इतनी छोटी सी, और जहाँ तक कॉपी की बात आती है, फिर ये कहा जाता है कि जो गलतियाँ ओशो ने करी थी वो सद्गुरु ने नहीं करी। और फिर जो ओशो ओशो ने ही सद्गुरु को एनलाइटन कर दिया। हाँ, अगर हम ओशो की बात करें अब, सो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि डज सद्गुरु रियली कॉपी ओशो। एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई है। और फिर भी अगर आप थोड़ी सी हिंट, थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र नामक एक जो 112 मेथड्स है शिव के द्वारा दिए गए, उनको फेमस किया था। ओशो कॉन्सिक्रेशन नामक शब्द कभी यूज़ नहीं करा। और एक भी स्पेस ऐसा दिखा दो या एक भी ऐसा मंदिर बता दो जो ओशो ने क्रिएट करा हो, एक भी ऐसा टेम्पल बता दो। और अगर सद्गुरु का मेन वर्क आप देखोगे तो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस है। आप घुस के तो देखो ध्यानलिंगम टेम्पल में, आप घुस के तो देखो लिंग भैरवी देवी टेम्पल में। और छोड़ो, जो आदि योगी की बड़ी सी स्टैचू है ना, उसके पास एक छोटा सा शिवलिंगम है, योगेश्वर लिंगा। वहाँ जाके बैठो, एनर्जी ऐसे मुंह पे हिट करती है बिल्कुल। कोई ऐसा स्पेस बता दो जो ओशो ने क्रिएट करा हो, और कोई ऐसे मेथड तो बताओ जो ओशो ने दिए हो। हठ योगा ओशो ने सिखाया है क्या? सूर्य क्रिया नामक शब्द अगर आप कभी सुनोगे तो केवल और केवल ईशा फाउंडेशन में ही सुनोगे। आपने और जगह केवल सूर्य नमस्कार सुना होगा। सूर्य शक्ति और सूर्य क्रिया नामक चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। अंग मर्दना आपने बहुत बहुत कम सुना होगा। शांभवी महामुद्रा, ये कौन दे रहा है इतने सारे लोगों को, कौन इनिशिएट करवा रहा है शांभवी महामुद्रा में सद्गुरु के अलावा? शून्य ध्यान, शून्य शून्य मेडिटेशन, कौन कौन इनिशिएट कर रहा है लोगों को शून्य मेडिटेशन में? आज की डेट में मुझे तो कोई पब्लिक में तो कोई दिखता नहीं जो शून्य में इनिशिएट करवाता है। केवल ईशा फाउंडेशन में ही ये प्रोग्राम करवाया जाता है। सो कहाँ कहाँ रही कॉपी की बात? 2-4 स्टोरी आपको सिमिलर दिखा दी, वर्ड सिमिलर दिखा दिए, और कहा जा रहा है कि सद्गुरु ओशो को कॉपी करते हैं, और आप मान भी लोगे। सो जब तक आप दोनों को सुनते नहीं हो, दोनों को आपने अच्छी तरीके से सुना नहीं, तब तक आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ओके, वीडियो आप पक्का ज़रूर देखिएगा, जो मैंने अपने वीडियो अपने चैनल में बनाई है, और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा। सो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जो पार्ट 3 है उसमें बताई गई है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।